दोस्तों नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, जो कि हम 3 प्रैक्टिस सेट ला चुके हैं और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की, जो कि पर्यावरण शिक्षण से संबंधित है और सीटेट 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जिसमें, और आपको आंसर देने के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को भी उत्तर बताना है क्या होगा, इसके बाद मैं भी उत्तर बताते जाऊंगा। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। क्या है हमारा इस श्रृंखला में पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस राज्य में होता है? बताना है आपको क्या सही जवाब होगा इसका। ऑप्शन पहला है आपका उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, ऑप्शन तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है बिहार। किस राज्य में भारत के यहाँ पर जो है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक देखने को मिलता है? इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी कोलकाता है। ठीक है, ये जो राज्य है ये सर्वाधिक आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है? बताना है आपको क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर पहला है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन दूसरा है H2S, ऑप्शन तीसरा है HCl या ऑप्शन चौथा है N2। देखिए, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला SO2। देखिए, अम्लीय वर्षा में जो मुख्य कारक होते हैं वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और HNO3 जो आपका होता है, जैसे नाइट्रिक अम्ल भी कैसे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा SO2। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। जो किसी नदी में प्रदूषण होता है उसके स्तर की माप जो की जाती है वो क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा BOD, जिसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? क्या होगा आपका सही जवाब? ऑप्शन पहला है लिथियम बैटरी, या ऑप्शन दूसरा है लैंप, या ऑप्शन तीसरा है जल ऊर्जा, या ऑप्शन चौथा है LED। देखिए, अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन आपका होगा जो तीसरा जल ऊर्जा, ये आपका वैकल्पिक स्रोत है ऊर्जा का। वैकल्पिक स्रोत में आपका जैसे जल ऊर्जा हो गया, वायु पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये सभी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। इनमें से आपको बताना है कि जो नीचे सब्जियों के दिए गए नाम हैं इनमें से किनके भीतर बीज होते हैं। ऑप्शन पहला है टमाटर और नाशपाती या चीकू, और दूसरा है आपका टमाटर, नाशपाती और चीकू, भिंडी और खीरा। ऑप्शन तीसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, या ऑप्शन चौथा है नाशपाती और चीकू। क्या होगा इसका सही जवाब?
तो ये आपका तीसरे नंबर का जो दिया हुआ है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, ये सभी इनमें पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध होते हैं। देखिए वैसे तो इनमें आपका पहला, दूसरा, ठीक है, इनमें भी बीज पाए जाते हैं, लेकिन ये इसमें 1 2 3 4 5 यानी इसमें 6 सब्जियों के नाम दिए हुए, इनमें सभी में बीज उपलब्ध होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? बताना है नहीं है। ऑप्शन पहला है गोदावरी, ऑप्शन दूसरा है गंगा, या ऑप्शन तीसरा है कृष्णा, या ऑप्शन चौथा है नर्मदा। इसका राइट जवाब हो जाएगा गंगा। देखिए जो आपकी गंगा ये दिल्ली है, ये आपका यूपी के पश्चिम में है, पश्चिम से लगा हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई, यानी दिल्ली से होकर चेन्नई, यानी कि दक्षिण की तरफ अगर यात्रा आप करें तो ये जो तीनों नदियाँ दी गई हैं, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, ये नर्मदा, इन तीनों को पार करने की ज़रूरत होगी। और गोदावरी, कृष्णा, ये आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। देखिए गोदावरी की अगर बात करी जाए तो इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? ऑप्शन पहला है कोलकाता, ऑप्शन दूसरा है मुंबई, या ऑप्शन तीसरा है नई दिल्ली, या ऑप्शन चौथा है पुणे। तो इसका आप सही जवाब हो जाएगा पुणे। देखिए ये जो पुणे है, यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र है, जहाँ पर ये आपके दैनिक मौसम मौसम मान अंकित किए जाते हैं और मानचित्र तैयार किए जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक समस्या का रिजल्ट खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। मतलब इसमें पूछा गया है कि किस खरपतवार को बंगाल का आतंक कहते हैं। देखिए इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा एखोर्निया क्रॉसिपस, ठीक है। ये आपका बॉटनिकल नाम दिया हुआ है, और जो आपका सामान्य तौर पर व्यवहारिक तौर पर जाना जाता है वो जलकुंभी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह जो खरपतवार होता है यह पानी में तेज़ी से वृद्धि करता है, और जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो पानी में मछलियाँ रहती हैं उनकी मृत्यु होने लगती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है आपका तुलसी, या ऑप्शन दूसरा है अजवाइन, या ऑप्शन तीसरा है धनिया, या ऑप्शन चौथा है आपका नीम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें तुलसी, ठीक है। तुलसी का जो है हिंदू धर्म में महत्व भी है, और इसे औषधीय पौधे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ओसिमम सेक्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों में से असत्य चुनिए। इनमें से 3 आपके सत्य हैं और 1 असत्य है, उसी को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है क्या। दूसरे में कह रहा है नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। या आपका फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग जो होता है वो सोडियम की कमी से होता है। या चौथा है आपका आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग होता है वो भंडारण में O2 यानी ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो इसमें से आपको असत्य बताना है। देखिए ये आपका जो पहले नंबर का है धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, ये आपका सही है। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है वो कॉपर की कमी से होता है, ये आपका सही है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग सोडियम की कमी से होता है, ये आपका गलत है। ठीक है। और आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 की कमी से होता है, ये आपका सही है। तो इसमें असत्य पूछा गया था तो यही आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो फूल गोभी का जो ब्राउनिंग रोग होता है वो आपका मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका विज्ञान की एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि जो मैंग्रोव वन है पादप वो आपकी किस क्षेत्र में बहुतायत पाए जाते हैं। ऑप्शन पहला है मरुद्भिद क्षेत्र, या ऑप्शन दूसरा है लवणोद्भिद दलदल, या ऑप्शन तीसरा है गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र में, या ऑप्शन चौथा है शीत क्षेत्र में। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ये आपका दूसरे नंबर का लवणोद्भिद दलदल में। ठीक है। ये जो मैंग्रोव वन होता है ये आपके अधिकतर लवणोद्भिद दलदल में ही पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। या ऑप्शन दूसरा है मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। तीसरा है आपका पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। देखिए आपका पहले में दिया गया मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, ये आपका गलत होगा, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि मनुष्य जो है वो O2 ग्रहण करता है और CO2 बाहर निकलता है। ठीक है। और मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, ये भी आपका गलत है। ये भी आपका तीसरा है पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, क्योंकि पौधे जो है वो CO2 का ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। तो इसमें ही आपका चौथे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। देखिए पहले में आपका लौह मलेरिया एनीमिया रक्त, या दूसरे में है लौह एनीमिया हीमोग्लोबिन आंवला, या ऑप्शन तीसरा है मच्छर डेंगू लौह गुड़, या चौथा है आपको मच्छर मलेरिया एनीमिया। तो इसमें आपका दूसरे नंबर का सही हो जाएगा। जो लौह है यानी आयरन, ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसलिए जो रोगी होगा उसे गुड़ आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जियां, ठीक है, खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों वाली सब्जियों
और आंवला गुड़ में पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? पहला ऑप्शन है आपका सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होने से, या ऑप्शन दूसरा है सतह बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, या ऑप्शन तीसरा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, या ऑप्शन चौथा है सतह और तापमान दोनों में कमी, यानी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी कब होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो आपको चौथे नंबर का दिया गया है ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वाष्पीकरण में तापमान की वृद्धि के साथ साथ जो है वो वाष्पीकरण तेजी से होता है, और तापमान में कमी से वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, यानी तापमान कम तो वाष्पीकरण कम, और तापमान में वृद्धि तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है यानी सही है? ये आपके राज्य दिए हुए हैं, ठीक है, और एक तरफ आपके वहाँ के लोक नृत्य दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही सुमेलित है, और 3 इनमें से गलत है। तो पहला कह रहा है आपका असम बिहू से है क्या, ओडिशा से भारतनाट्यम संबंधित है, या तमिलनाडु से लावड़ी, चौथे में है कर्नाटक से कथक रिलेटेड है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये आपका असम राज्य से बिहू, यानी जो बिहू है वो असम का लोक नृत्य है। बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा का हो जाएगा लोक नृत्य ओडिसी, और ये भरतनाट्यम है जो वो आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, और लावड़ी जो है ये आपका महाराष्ट्र का है, कथक ये आपका उत्तर प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य, और जो कर्नाटक है, ठीक है, ये आपका गलत है, जो कर्नाटक कथक से सम्मिलित किया गया है इसमें। और भी अगर हम बात करें राज्यों की, तो वहाँ के लोक नृत्य में कुछ आपको बता रहा हूँ, जैसे कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम हो गया केरल का, और ओणम भी केरल से संबंधित है, और गुजरात में आपका गरबा और डांडिया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में अगर पूछा जाए आपका तो राउफ और चाकरी। ठीक है, ये आपके लोक नृत्य हैं, पर्व। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहले में आपका होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती, ये आपके 3 दिए गए हैं। दूसरे में होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, इसमें 3 दिए हुए हैं। या तीसरे में दिया है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। चौथे में दिया गया है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। इनमें से आपको बताना है कि जो पूर्णिमा के दिन ये त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए जो आपका दूसरे नंबर का है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, ये आपका तीनों जो हैं त्यौहार ये आपके पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। दिवाली की अगर बात करें तो ये आपका अमावस्या के दिन मनाई जाती है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन। पहला है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है।
दूसरे में आपका लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरे में आपका मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। चौथा है ये आपका मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी का प्रयोग किया जाता है। ये आपके आंसर नीचे दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें से आपको आंसर बताना है। ए में ऑप्शन में है आपका पहला और दूसरा, यानी ये जो यहाँ दिए हुए हैं यहाँ पर। दूसरे में ये आपका पहला चौथा और तीसरे में दूसरा तीसरा चौथा, और डी में कह रहा है दूसरा और तीसरा। तो इसमें ये आपका सी नंबर का जो सही हो जाएगा, यानी दूसरा तीसरा और चौथा। देखिए जो लीची के फूल है वो आपके फरवरी में खिलते हैं, ठीक है, और अक्टूबर और दिसंबर जो माह होता है वो ये समय मधुमक्खी के अंडे देने का सबसे उपयुक्त समय होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पहला है आपका पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन जो है वो शिक्षक केंद्रित है। या ऑप्शन तीसरा है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऑप्शन चौथा है पर्यावरण अध्ययन सूचना द्वारा सीखा जाता है। क्या होगा सही जवाब आपके अनुसार? तो बात करें अगर सही उत्तर की, तो ये आपका पहले नंबर का है, जो पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित होता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। पहला ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक उपक्रम पाठ्यक्रम। ऑप्शन दूसरा है अनुकूल तथा धमकी रहित प्रवेश। ऑप्शन तीसरा है स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। या ऑप्शन चौथा है उपप्रयोग सभी। तो इसमें अगर बात करें सही उत्तर की, ये आपका चौथे नंबर का हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जो ऊपर तीन दिए हुए हैं ये आपके तीनों इसमें शामिल हो जाएंगे, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए जो है वो प्रत्येक शिक्षण कक्ष में इन तीनों की आवश्यकता होती है। यानी संज्ञानात्मक उपक्रम पाठ्यक्रम की भी जो आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए वो एक बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए, और अनुकूल तथा धमकी रहित प्रवेश यानी बच्चों के अनुकूल वातावरण होना चाहिए कक्ष का, और स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, ये सभी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर की ईवीएस अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। ऑप्शन है आपका पहला पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित होने चाहिए। ऑप्शन दूसरे में है अपने आसपास को खोजने की अवसर प्रदान करना चाहिए। या ऑप्शन तीसरा है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। या चौथा है पदों की यथार्थ परिभाषा व अधिक बल देना। क्या होगा सही जवाब? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ये आपका दूसरे नंबर का जो है अपने आसपास को खोजने की अवसर प्रदान करना, यानी बच्चों को ऐसे प्रदत्त कार्य दिए जाएं कि अपने आसपास के पर्यावरणीय घटकों में वह व्यावहारिक तौर पर खोज कर सके और कुछ
नया कर सकें, पर्यावरण के बारे में जान सकें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? पहला है ऑप्शन लड़की और लड़कियां, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ऑप्शन दूसरा है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन तीसरा है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। चौथा है आपका छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। देखिए जो आपका पहले नंबर का ऑप्शन है लड़के और लड़कियों को अलग अलग, देखिए अगर अलग अलग तो कभी भी नहीं करना चाहिए पढ़ते टाइम में या कक्षा में, क्योंकि ये आपका जेंडर डिफरेंशिएशन को आपका प्रभावित करेगा, यानी लैंगिक रूढ़वादिता। और दूसरा है आपका कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग उपचारात्मक शिक्षण, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक समावेशी शिक्षा में सभी को समान रखकर शिक्षा देनी चाहिए। और तीसरा है आपका सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बना। ये आपका तीसरे नंबर का है जो, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? ऑप्शन है आपका पहला बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन दूसरा है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। ऑप्शन तीसरा है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। या ऑप्शन चौथा है उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। क्वेश्चन में पूछा गया है अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे, यानी ये आपके तीन सही होंगे और एक जो काम है वो नहीं करना चाहिए। तो ये जो आपका तीसरे नंबर का है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए मतलब बच्चों को खुद से प्रेरित करेंगे किसी समस्या को सुलझाने या हल करने के लिए, तभी वह सक्रिय रूप से उस समस्या में भाग लेकर समस्या को सुलझाकर अपना ज्ञान स्थायी कर सकते हैं। और दूसरे में कह रहा है उनकी अवधारणात्मक संरचनाओं को स्पष्ट करने में मदद, ये भी आपका सही रहेगा। और तीसरा उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, तो ये इसमें पूछा गया था कि नहीं करेंगे, तो ये आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयोग की गई भाषा होनी चाहिए। पहला है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। दूसरा है आपका परिभाषा पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन तीसरा है आपका तकनीकी और औपचारिक दोनों होनी चाहिए। या ऑप्शन चौथा है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ये आपका जो चौथे नंबर पर दिया गया है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, जो एक बच्चे की
मातृभाषा है और वो दिन प्रतिदिन में जो दैनिक जीवन में प्रयोग में ला रहा है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर उसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों को तैयार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन पहला है परिवार की परिभाषा गलत है। ऑप्शन दूसरा है रमा अपनी छात्रों के प्रति संवेदनशील है। ऑप्शन तीसरा है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ऑप्शन चौथा है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरे नंबर का, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, या ऑप्शन दूसरा है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, या ऑप्शन तीसरा समाजीकरण को बढ़ावा देना, या ऑप्शन चौथा है टीम भावना बढ़ाना। तो इसमें ये आपका जो दूसरे नंबर का है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। देखिए जब पर्यावरण अध्ययन में आप शैक्षणिक भ्रमण पर अगर बच्चों को ले जाते हैं तो जो छात्रों के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें देखी जाती है, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव किए जाते हैं, तो ऐसा होता भी है सही में कि जो देखा हुआ चीज़ है वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक स्थायी रहता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न की पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल की आकलन की संभावना नहीं है। बताना है आपको किस कौशल की आकलन की संभावना नहीं है, यानी इनमें से एक गलत होगा और ये आपके 3 सही होंगे। तो ये जो आपका पहले नंबर का है प्रयोग, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी इसमें पूछा गया था कि किस कौशल की आकलन की संभावना नहीं है, ये आपके तीनों रहेंगे, चर्चा, अभिव्यक्ति और प्रश्न पूछना इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है कि पहला है सत्र मूल्यांकन, यानी जो आपका वार्षिक किया जाए, या ऑप्शन दूसरा है अर्धवार्षिक मूल्यांकन, यानी जो 6 महीने में किया जाए। ऑप्शन तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन और चौथा है इकाई मूल्यांकन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन। देखिए निदानात्मक मूल्यांकन में सतत एवं व्यापक दोनों मूल्यांकन आ जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है आपका BALA मतलब बाला का पूरा नाम। पहला है ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ऑप्शन दूसरा है ब्रेल एज लर्निंग एड, तीसरा है आपका बिल्डिंग एंड लर्निंग एड, या चौथा है ब्रेल एडेड लर्निंग असाइनमेंट। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरे नंबर का बिल्डिंग एज एंड लर्निंग एड। इसका जो आप हिंदी में अगर बात करें तो अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। कक्षा 5 के शिक्षक के रूप में आप ईंधन संरक्षण प्रकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? ऑप्शन पहला संदर्भ पुस्तकें, ऑप्शन दूसरा है पोस्टर, या तीसरा है पाठ्य पुस्तकें, या ऑप्शन चौथा है समाचार पत्र। तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है और कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा किस किस के आंसर सही है। मैं ये आपको अगली प्रैक्टिस सेट में आकर बता दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।